हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट कोचिंग क्लासेस और मैं हूं शंकर जाट। आज का जो अपना वीडियो है कक्षा 8वीं की विज्ञान का मॉडल पेपर हल करना अपन सीखेंगे। कक्षा 8वीं बोर्ड परीक्षा के तहत विज्ञान की परीक्षा दिनांक 12 मई को होने वाली है, तो उसके लिए RSCERT द्वारा जो मॉडल पेपर जारी किया गया है उसको अपन देखते हैं, उसका हल करते हैं। क्योंकि पिछले पेपर में ये देखा गया है कि RSCERT द्वारा जारी मॉडल पेपर के पैटर्न पर ही आपके क्वेश्चन आए हैं या उन्हीं के इर्द गिर्द आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो मित्रों, बिना समय गंवाए अपन शुरू करते हैं। अभी तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो शुरू करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2022 मॉडल प्रश्न पत्र मॉडल पेपर कक्षा 8 और विषय विज्ञान। तो ये विज्ञान का कक्षा 8 का मॉडल पेपर है। समय 2 घंटे 30 मिनट, पूर्णांक 80 नंबर का पेपर होगा। इसमें जो पेपर आएगा वो खंड में आएगा। पहला खंड अ, इसमें निम्नलिखित बहुविकल्पी प्रश्नों का सही उत्तर सामने दिए गए कोष्टक में लिखना है। तो इसमें 15 प्रश्न आएंगे आपके, 15 एक नंबर के, कुल 15 नंबर का क्वेश्चन आएगा पहला, जिसमें आपको 4 उत्तर होंगे। 4 में से आपको एक सही उत्तर छांट कर लिखना है। तो शुरू करते हैं अपन। पहला प्रश्न, खरीफ की फसल है गेहूं, मटर, मक्का, चना। तो अपने को मालूम है खरीफ से यानी बरसात की ऋतु में जो फसल बोई जाती है वो खरीफ कहलाती है। तो इसमें गेहूं बरसात में नहीं बोए जाते हैं, मटर चना ये भी बरसात में नहीं बोए जाते हैं, मक्का बोया जाता है। तो खरीफ की अपनी फसल हो गई मक्का। तो यहाँ आप भरेंगे स मक्का। दूसरा प्रश्न, मलेरिया रोग का वाहक है मादा एनोफ्लीज मच्छर, कॉकरोच, मक्खी और तितली। तो मलेरिया, जैसा कि अपन को मालूम है, मलेरिया मच्छर से फैलता है और मच्छर कौन सा है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा अ, मादा एनोफ्लीज मच्छर। तीसरा प्रश्न, संश्लेषित रेशा है कपास, नायलॉन, ऊन और रेशम। तो ये सब प्राकृतिक रेशे हैं और नायलॉन जो है वो संश्लेषित रेशा है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा ब, नायलॉन। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? यानी ऐसी कौन सी धातु जिसको पीटते हैं तो वो पतली चादर के रूप में उसको परिवर्तित कर सकते हैं? चांदी, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो इसमें से जो है चांदी को पीटकर चादरों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। तो ये था पहले का चौथा। पहले का पांचवा, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन हैं सूर्य का प्रकाश, वायु, जल, पेट्रोलियम। तो सूर्य का प्रकाश समाप्त होने वाला नहीं है, वायु भी नहीं है, जल भी नहीं है। समाप्त होने वाला जो संसाधन है वो है पेट्रोलियम। द सही है। छठा प्रश्न, वनोन्मूलन का कारण है कृषि के लिए वन को काटना। बिल्कुल सही है, इससे भी वन कम हो रहे हैं। ईंधन के रूप में लकड़ी जलाना, ये भी वन उन्मूलन का कारण है। दावानल और भीषण सूखा, ये भी वन उन्मूलन का कारण है। उपरोक्त सभी, तो ये सभी कारण वन उन्मूलन के हैं, इसलिए अपना सही उत्तर होगा द, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7, आंतरिक निषेचन होता है मादा के शरीर में, मादा के शरीर के बाहर, नर के शरीर में, नर के शरीर के बाहर। तो ये आंतरिक निषेचन जो होता है वो मादा के शरीर में होता है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा अ, मादा के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से संकटापन्न वन्य जंतु है बाघ, बारहसिंगा, काले हिरण, जंगली भैंसा। तो इसमें से जो संकटापन्न जो जीव है वो बारहसिंगा भी बताया गया और जंगली भैंसा भी बताया गया। तो जंगली भैंसा ज़्यादा उपयुक्त है, अपने द उत्तर इसमें आपको सही भरना है। प्रश्न नंबर 9, मशीनों में बॉल बेयरिंग का उपयोग किया जाता है घर्षण को कम करने के लिए, घर्षण को बढ़ाने के लिए, क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए, दाब बढ़ाने के लिए। तो बॉल बेयरिंग जो है वो घर्षण को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अपना सही उत्तर हो जाएगा अ, बॉल बेयरिंग का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 10, पहले का 10वां, निम्नलिखित में से किस वाक् ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? छोटी लड़की की, छोटे लड़के की, पुरुष की, महिला की। तो लड़की की और जो महिला की होती है वो तो आवृत्ति अपने आप ही ज़्यादा होती है, लेकिन छोटे लड़के की भी आवृत्ति ज़्यादा होती है। जो पुरुष होता है उसकी आवाज़ भारी हो जाती है, यानी उसकी आवृत्ति कम होती है। तो अपना सही उत्तर हो जाएगा स, पुरुष की। यहाँ अपन सही उत्तर भरेंगे स, पुरुष की। तो ये था प्रश्न नंबर 10। आगे देख लेते हैं। अब है प्रश्न नंबर 11, विद्युत का सुचालक है लकड़ी, प्लास्टिक, लोहा, उपयुक्त सभी। तो सुचालक का मतलब जिसमें करंट प्रवाह हो सकता है, विद्युत प्रवाह हो सकती है। तो लकड़ी में करंट नहीं आता है, प्लास्टिक में भी नहीं आता है, लोहे में आ सकता है,
तो यहाँ सही उत्तर है अपना स लोहा। उपयोग सभी भी नहीं होगा, तो विद्युत का सूचालक है लोहा, स लोहा भरेंगे सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 12, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ क्या होती है? छड़ तथा कपड़ा दोनों धनावेशित अर्जित करते हैं। छड़ धनावेशित हो जाती है और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। छड़ तथा कपड़ा दोनों ऋणावेशित गणित कर लेते हैं। छड़ ऋणावेशित हो जाती है और कपड़ा धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ आपने को याद रखना है कि छड़ जो है वो धनावेशित हो जाती है और कपड़ा जो है वो ऋण आवेशित हो जाता है। तो सही उत्तर होगा अपना ब। क्वेश्चन नंबर 13 पहले का 13वां, भूकंप आने का कारण है ईश्वर का प्रकोप, अतिवर्षा, पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ, ग्रहों की गति। तो यहाँ भूकंप आने का जो कारण है वो है पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। ईश्वर का प्रकोप भी नहीं है, अतिवर्षा भी नहीं है, ग्रहों की गति भी नहीं है, पृथ्वी की प्लेटों की गतियाँ। तो ये है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 14 है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाने वाला ग्रह है मंगल, शुक्र, शनि और बुध। तो लाल ग्रह जो है मंगल को कहते हैं। तो लाल मंगल ल और ल से मिलाना है, तो लाल ग्रह कौन सा है? मंगल ग्रह। तो अपना सही उत्तर होगा। और पहले का 15वां लास्ट क्वेश्चन जो अब सदवार आएंगे उसमें 15वां क्वेश्चन है पहले का, रुधिर में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम करने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जल वाष्प और ओजोन गैस। तो ऑक्सीजन की वाहक क्षमता को कम करने वाली जो गैस है वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। ब अपना सही उत्तर होगा। तो ये थे पहले के 15 क्वेश्चन। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्न 2, उचित शब्द छांट कर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। इसमें 8 प्रश्न है आपके, एक नंबर के 8 नंबर का प्रश्न है। इसमें आपको कुछ शब्द दे रखे हैं, जीवाणु, बेकेलाइट, पेट्रोलियम, घर्षण, राइजोबियम, बैक्टीरिया, धात्विक ऑक्साइड, मौसम, कायांतरण। तो इनमें से छांट के आपको रिक्त स्थान में भरना है। तो पहला दे रखा है, फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। तो अपन ने पढ़ा है फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो यहाँ पहले रिक्त स्थान में अपन भरेंगे राइजोबियम बैक्टीरिया। दूसरा, टाइफाइड के द्वारा होता है। टाइफाइड जो होता है वो जीवाणु के द्वारा होता है। तो रिक्त स्थान में अपन भरेंगे जीवाणु। टाइफाइड के द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। तीसरा प्रश्न, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का जो उदाहरण है वो है बेकेलाइट। यहाँ सही उत्तर है अपना बेकेलाइट। तो रिक्त स्थान में भरेंगे बेकेलाइट। चौथा, धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर बनाती है धात्विक ऑक्साइड। यहाँ सही उत्तर है अपना धात्विक ऑक्साइड। तो धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर धात्विक ऑक्साइड बनाती है, ये अपना सही उत्तर है। पांचवा, जीवाश्म ईंधन है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम जो है वो जीवाश्म ईंधन है। तो रिक्त स्थान में अपन भरेंगे पेट्रोलियम। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं, मौसम परिवर्तन के कारण। तो रिक्त स्थान में अपन भर देंगे मौसम। टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण कहलाता है कायांतरण। टेडपोल जो है वयस्क में बदल जाता है और इसका जो रूपांतरण है वो कायांतरण कहलाता है। जूतों के तले के कारण घिस जाते हैं। जूतों के तले जो होते हैं घर्षण के कारण घिस जाते हैं। तो यहाँ रिक्त स्थान में आप भरेंगे घर्षण। तो ये था प्रश्न नंबर 2, जिसके 8 रिक्त स्थान थे आपके, एक नंबर के थे। अब ले लेते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 जो है वो सही और गलत वाला प्रश्न है। इसमें सही के आगे टी लिखना है और गलत के आगे एफ लिखना है। तो यदि कथन सही है तो सही टी और गलत है तो कोष्टक में गलत यहाँ एफ लिखिए। 7 प्रश्न आएंगे, 7 नंबर के, एक नंबर का एक प्रश्न होगा। पहला है, अवांछित या अप्रिय ध्वनि को संगीत कहते हैं। बिल्कुल नहीं कहते, संगीत जो होता है वो प्रिय ध्वनि होता है। तो ये जो पहला जो कथन है वो गलत है, इसलिए अपन इसके आगे लिखेंगे एफ। सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। बिल्कुल गलत, नहीं करते हैं। सजातीय आवेश कभी नहीं करता है। प्लस प्लस को आकर्षित नहीं करता है, माइनस भी माइनस को आकर्षित नहीं करता है। विजातीय आवेश करते हैं। तो ये बात भी गलत है, इसलिए अपन यहाँ लिखेंगे एफ। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह है, नहीं है। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह नहीं है, तो यहाँ भी अपन लिखेंगे एफ, फॉल्स, गलत। आसुत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, नहीं होता है, क्योंकि आसुत जल में आवेश नहीं होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, इसलिए नहीं होता है। तो यहाँ भी अपन भरेंगे एफ। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक प्रदूषक गैस है, बिल्कुल सही है। क्लोरोफ्लोरो गैस के कारण प्रदूषण होता है, तो सही है, टी भरेंगे। लोहे में संक्षारित होने तथा जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही है, टी, जंग लगता है लोहे में। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण से संबंधित है, नाम से संबंधित है। टाइगर, टाइगर यानी बाघ, इसका मतलब ये बाघ के संरक्षण से संबंधित है, सही है, टी लिखेंगे। ये था प्रश्न नंबर 3। अब है प्रश्न नंबर 4। कॉलम ए में दिए गए शब्दों का मिलान कॉलम बी में कीजिए। 5 नंबर का प्रश्न है। रबी की फसल, प्रोटोजोआ, कपास, डीजल, अंडाणु उत्पादित होते हैं। और इधर देगा प्राकृतिक रेशा, मोटर ईंधन, अंडाशय में गेहूं, चना और मलेरिया का कारक। तो रबी की फसल, और रबी की फसल इसमें से गेहूं चना है, तो इसको अपन मिलाएंगे डी से, गेहूं चना। रबी की फसल
गेहूं चना। एक प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक है, तो इसको मिलाएंगे मलेरिया का कारक। कपास प्राकृतिक रेशा है, तो इसको मिलाएंगे प्राकृतिक रेशा, कपास प्राकृतिक रेशा। डीजल मोटर ईंधन है, तो इसको मिलाएंगे मोटर ईंधन से। अंडाणु उत्पादित होते हैं, अंडाशय में उत्पादित होते हैं, अंडाणु जो पैदा होते हैं, उत्पादित जो होते हैं वो अंडाशय में होते हैं, इसको मिलाएंगे अंडाशय से। तो ये था प्रश्न नंबर 4। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए क्या मिलाया जाता है? मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के लिए अपन मिट्टी में क्या मिलाते हैं? तो खाद एवं उर्वरक मिलाते हैं, खाद एवं उर्वरक, यानी मिट्टी में खाद देते हैं अपन ताकि उसकी पोषक क्षमता बनी रहे, तो खाद एवं उर्वरक 1 नंबर का प्रश्न है। 6ठा प्रश्न, कैरम खेलते समय कैरम बोर्ड पर घर्षण कम करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो अपन कैरम खेलते हैं तो कैरम बोर्ड पर जो है घर्षण कम करने के लिए पाउडर का प्रयोग करते हैं, घर्षण कम हो जाए ताकि पाउडर का उपयोग किया जाता है। 7वां प्रश्न, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम बताइए? तो ध्वनि प्रदूषक में डीजे सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण करते हैं। कारखानों की मशीनें, बड़े बड़े कारखानों की जो बड़ी बड़ी मशीनें होती हैं बहुत आवाज़ करती है, तो ये 2 इसके प्रदूषक है, डीजे और कारखानों की मशीनें। आप कोई भी एक लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 8, विद्युत के एक कुचालक पदार्थ का नाम बताइए। कुचालक यानी जिसमें विद्युत करंट प्रवाहित नहीं हो सकता, तो लकड़ी है, लकड़ी में करंट प्रवाहित नहीं हो सकता, तो अपन का इसका सही उत्तर हो जाएगा लकड़ी। प्रश्न नंबर 9, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? या उत्तरदायी गैस का नाम लिखिए। यानी ये विश्व उष्णन यानी ये विश्व का तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो उसके लिए उत्तरदायी गैस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो आप लिखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये था प्रश्न नंबर 9। आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है भाग ब। प्रश्न नंबर 10 भाग ब शुरू हो गया है और भाग ब का प्रश्न नंबर 10 है, आप गर्मियों के लिए सूती एवं संश्लेषित रेशे में से किस रेशे से बने कपड़े खरीदेंगे? कारण सहित लिखिए। गर्मी में सूती के कपड़े खरीदेंगे या संश्लेषित रेशे? तो गर्मी में जो है संश्लेषित रेशे वाले कपड़े तो ज़्यादा गर्म करते हैं, पसीना ज़्यादा होता है, तो सूती कपड़े अपन खरीदेंगे। तो अपन इसका उत्तर लिख देंगे कि हम गर्मियों के लिए सूती कपड़े खरीदेंगे, सूती कपड़े खरीदेंगे। ये कह रहा कारण सहित लिखेंगे, क्यों खरीदेंगे? तो अपन इसका कारण ये लिखेंगे कि सूती कपड़े जो होते हैं वो पसीना या गर्मी को सोख लेते हैं, उनमें वायु आसानी से प्रवाहित हो जाती है और वो शरीर के चिपकते नहीं है। ये 2-3 कारण अपन इसमें लिख देंगे। तो ये था प्रश्न नंबर 10। आगे लेते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है कि धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। धातु और अधातु में कोई 3 अंतर क्या है? तो 3 अंतर आपको बिंदुवाइज लिखने हैं। 3 नंबर का प्रश्न है। पहला अंतर, धातुओं में चमक होती है, अधातु में चमक नहीं होती है। जितनी भी धातुएं होती है उसमें चमक होती है और अधातु में चमक नहीं होती है। दूसरा अंतर, धातु अघात वर्धनीय होती है और अधातु अघात वर्धनीय नहीं होती है। यानी धातु के ऊपर चोट मारेंगे तो वो सहन कर लेगी, लेकिन अधातु सहन नहीं करती है। तो धातु अघात वर्धनीय होती है और अधातु आघात वर्धनीय नहीं होती है। तीसरा अंतर, धातु उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है। जितनी भी धातु होती है वो उष्मा एवं विद्युत की सुचालक होती है और अधातु जो है उष्मा और विद्युत की कुचालक होती है। प्रश्न नंबर 12, संगमरमर के फर्श पर साबुन के पानी से भरी बाल्टी उलट जाए तो इस फर्श पर आपके लिए चलना आसान होगा या कठिन? अपने उत्तर का कारण लिखिए। यानी मार्बल का फर्श है, उसके ऊपर साबुन के पानी से भरी बाल्टी अगर उलट जाए और फिर अपन उसके ऊपर चलें तो चलना कठिन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फर्श चिकना हो जाएगा और चिकना हो जाने से वहाँ कोई घर्षण नहीं होगा और घर्षण नहीं होने से हम फिसल जाएंगे और चल नहीं पाएंगे। और यहाँ अगर अपन चलेंगे तो भी हमको बल ज़्यादा लगाना पड़ेगा क्योंकि घर्षण बल कम हो जाएगा। तो ये था प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 13, आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों की जाती है? समझिए। तो आग बुझाने के लिए जैसे अपन पानी डालेंगे आग के ऊपर तो उससे पहले अपन करंट को बंद क्यों करते हैं? तो ये कह रहा है तो क्योंकि विद्युत पानी के संपर्क में आने से करंट फैल सकता है। क्योंकि अगर मान लो करंट अपन ने चालू रखा और इधर से पानी डालने लगे अपन तो करंट जो है पानी के माध्यम से फैल सकता है और विद्युत उपकरणों में पानी चले जाने से शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, लघु परिवर्तन हो सकता है और उससे करंट का झटका लग सकता है। तो अगर मान लो कोई बिजली का उपकरण है और उसमें पानी चला गया तो वहाँ शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और करंट का झटका भी लग सकता है। इन कारणों से विद्युत आपूर्ति बंद की जाती है। प्रश्न नंबर 14, भूकंप से बचने के लिए आप क्या सावधानियां करेंगे? 3 नंबर का प्रश्न है, भूकंप से बचने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला, हमें घर जो है लकड़ी या हल्की सामग्री से बनाना चाहिए भूकंप से बचने के लिए। दूसरा, घर के अंदर होने पर स्वयं को टेबल या पलंग के नीचे सुरक्षित कर लें और सिर को तकिए से ढक लें। मान लो भूकंप आ रहा है और अपन घर के अंदर है
तो अपने को स्वयं को टेबल या पलंग के नीचे सुरक्षित कर लेना चाहिए और अपने सिर को तकिए से ढक लेना चाहिए। तीसरी बात, अगर अपन घर से बाहर हैं तो खुले मैदान में लेट जाएं, किसी पेड़ के नीचे नहीं रहे, खुले मैदान में आ जाए और वहाँ लेट जाएं। तो ये था प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 15, सौर परिवार का नामांकित चित्र बनाइए। तो ये आपको स्वयं को करना है, अपनी पाठ्य पुस्तक में देखें कि सौर परिवार का चित्र कैसे बनाया जाता है। आगे दे देते हैं। प्रश्न नंबर 16, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ है। यानी सीएनजी और एलपीजी को अपन ईंधन के रूप में काम लेते हैं तो उसके लाभ क्या है। तो इसके 2-3 लाभ है। पहला लाभ तो है प्रदूषण कम होता है। सीएनजी और एलपीजी को जब अपन ईंधन के रूप में काम लेते हैं तो पहला इसका लाभ है प्रदूषण कम होता है। दूसरा, रख रखाव आसान होता है। सीएनजी और एलपीजी को जो है आसान से रख रखाव कर सकते हैं। तीसरा, वातावरण को स्वच्छ बनाए रखती है। सीएनजी और एलपीजी जो है वातावरण को स्वच्छ बनाए रखती है। और चौथा, ये सस्ती भी होती है। प्रश्न नंबर 17, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र आपको स्वयं को बनाना है। अपनी पाठ्य पुस्तक में से इसको आपको देखें और ये चित्र को बनाने का अभ्यास करें। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो खंड स का है। खरपतवार किसे कहते हैं और खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है, समझिए। खरपतवार किसको कहते हैं और उस खरपतवार का नियंत्रण अपन कैसे कर सकते हैं, ये समझिए। तो इसका उत्तर अपन ने लिखा है कि फसल के साथ अनावश्यक घास फूस उग जाती है, उसे खरपतवार कहते हैं। फसल के साथ खेत में अनावश्यक घास फूस उग जाती है जो किसी काम की नहीं होती है, उसको अपन खरपतवार कहते हैं। फिर दूसरा इसका भाग था खरपतवार का नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो इसमें लिखा है खरपतवार का नियंत्रण करने के लिए अपने को पहला काम करना है कि हाथों से उखाड़कर खेत से बाहर फेंकना। जो भी खरपतवार है उसको हाथ से उखाड़कर खेत से बाहर फेंक देते हैं। रासायनिक छिड़काव कर नष्ट करना, उस खरपतवार के ऊपर कोई रासायनिक दवाई का छिड़काव कर उसको नष्ट कर सकते हैं। और तीसरा, उस खेत की निराई गुड़ाई करना। निराई गुड़ाई से भी अपन उस खरपतवार को नष्ट कर सकते हैं। इसके अथवा में प्रश्न है, 18वां के अथवा में प्रश्न है, सिंचाई किसे कहते हैं। सिंचाई किसे कहते हैं। जल संरक्षित करने वाली सिंचाई की 2 विधियों का वर्णन कीजिए। तो सिंचाई किसे कहते हैं। तो इसकी सरल सी परिभाषा है कि फसल को पानी पिलाने की विधि सिंचाई कहलाती है। फसल को पानी पिलाने की जो विधि है, प्रोसेस है, उसको सिंचाई कहते हैं। जल संरक्षण करने वाली 2 विधियां हैं, एक तो बूंद बूंद सिंचाई विधि और दूसरी फव्वारा सिंचाई विधि। इसमें जल संरक्षित होता है, बूंद बूंद सिंचाई विधि और फव्वारा सिंचाई विधि। तो ये था प्रश्न नंबर 18। प्रश्न नंबर 19, वनोन्मूलन का अर्थ बताइए एवं उसके कारणों का उल्लेख कीजिए। वनोन्मूलन का क्या अर्थ है और उसके कारण क्या है। वनोन्मूलन का जो अर्थ क्या है, तो वनों को काटना या नष्ट करना वनोन्मूलन कहलाता है। वनों को अपन काटते हैं या वनों को अपन नष्ट करते हैं, तो वनों को काटना या नष्ट करना वनोन्मूलन कहलाता है। और वनोन्मूलन के कारण क्या है, तो वनोन्मूलन के कारण है, वनोन्मूलन के कारण नंबर 1, खेती हेतु जमीन के लिए वन काटना। तो अपन क्या कर रहे हैं, खेती के लिए जमीन निकालने के लिए वनों को काट रहे हैं, तो इससे वनोन्मूलन हो रहा है। तो पहला कारण खेती हेतु जमीन के लिए वन काटना। दूसरा, इमारती लकड़ी हेतु वृक्ष काटना। दूसरा कारण है इमारती लकड़ी हेतु वृक्ष काटना। तीसरा, ईंधन के लिए वनों की कटाई करना, ईंधन के लिए वनों को काटना, ये तीसरा कारण है। चौथा, जंगलों में आग लग जाना, दावानल, जंगलों में आग लग जाना, ये भी दावानल, इसकी वजह से भी वनोन्मूलन हो रहा है। अकाल या सूखा पड़ना या वर्षा नहीं होना, ये भी इसका कारण है। छठा, पशुओं की चराई करने से भी वनोन्मूलन होता है। सातवां, शहरीकरण या आवासीय कॉलोनियाँ बसाना, ये भी इसका वनोन्मूलन का कारण है। तो ये था प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 का जो अथवा है, रेड डाटा पुस्तक क्या है, किन्हीं 2 संकटापन्न जंतुओं के नाम लिखिए। तो ये आप स्वयं इसको करें। प्रश्न नंबर 20, मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। तो ये अपना आंकिक जो विज्ञान है उसका प्रश्न है, सवाल है। मच्छर अपने पंखों को 500 कंपन प्रति सेकंड की औसत दर से कंपित ध्वनि उत्पन्न करता है। कंपन की आवृत्ति और आवर्तकाल ज्ञात कीजिए। 4 नंबर का प्रश्न है। तो इसको जो है, इसके लिए अपना सूत्र है, इसमें अपने को आवृत्ति दे रखी है 500 हर्ट्ज, v यानी आवृत्ति होता है, और आवर्तकाल जो होता है वो v = 1/t। t जो होता है आवर्तकाल होता है, तो आवर्तकाल यानी 1/आवृत्ति, v 1/आवृत्ति यानी 1/500 सेकेंड। तो आवर्तकाल 1/500 सेकेंड और आवृत्ति जो है 500 हर्ट्ज, इसका आंसर हो जाएगा। इसका अथवा में क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित वाद्य यंत्रों के किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, उस भाग का नाम लिखिए। ढोलक, सितार, बांसुरी और मंजीरा, इनके किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो इसका आंसर अपन ने निकाला है कि किस भाग से ध्वनि उत्पन्न होती है, तो ढोलक, और ढोलक में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो तानित झिल्ली से उत्पन्न होती है। सितार
सितार, सितार में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो तानित तार से होती है। बांसुरी, और बांसुरी में जो ध्वनि उत्पन्न होती है वो छिद्र से वायु प्रवाह से उत्पन्न होती है। मंजीरा, और मंजीरा में जो ध्वनि उत्पन्न होती है परस्पर आघात करने पर धात्विक कणों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो आपको याद रखना, ढोलक में तानित झिल्ली से, सितार में तानित तार से, बांसुरी में छिद्र से वायु प्रवाह से, मंजीरा में परस्पर आघात करने पर धात्विक कणों के कंपन से ध्वनि उत्पन्न होती है। अब आगे देख लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 21। अपने पेपर का अंतिम प्रश्न है प्रश्न 21, जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय बताइए। 4 नंबर का प्रश्न है और इसके अथवा में दे रखा है वायु प्रदूषण से क्या आशय है, वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव का उल्लेख लिखिए। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के 4 उपाय। तो लिखा है अपने जल प्रदूषण के नियंत्रण के उपाय। नंबर 1, कल कारखानों को जल स्रोतों से दूर स्थापित करना। जल प्रदूषण को रोकने का पहला उपाय है कल कारखानों को जल स्रोतों से दूर स्थापित करना। दूसरा, घरेलू अपशिष्ट को नदियों में नहीं डालना। घरेलू अपशिष्ट जो भी गंदा पानी है उसको नदियों में नहीं डालना। तीसरा, जल प्रदूषण रोकने हेतु कानूनी कार्रवाई के साथ ही जन चेतना जागृत करना। ये तीसरा इसका उपाय है। और चौथा, जल स्रोतों की नियमित साफ सफाई हेतु योजना बनाना और क्रियान्वित करना। जितने भी जल स्रोत है उनकी नियमित साफ सफाई करके भी अपन जल प्रदूषण से बच सकते हैं। अब ले लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर इसका 21वें का अथवा वायु प्रदूषण से क्या आशय है और वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव का उल्लेख कीजिए। तो अपन देख लेते हैं ये वायु प्रदूषण का क्या किसको कहते हैं। तो वायु में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। वायु में जितने भी हानिकारक पदार्थ हैं वो मिल जाते हैं और इसको अपन कहते हैं वायु प्रदूषण। वायु में हानिकारक पदार्थों का मिल जाना वायु प्रदूषण कहलाता है। हानिकारक प्रभाव, इसके वायु प्रदूषण के हानिकारक प्रभाव क्या है। तो नंबर 1, विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैलती है जैसे दमा, खांसी आदि। दूसरा, पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होने से ओजोन परत को नुकसान पहुंचता है। और अपन लिख सकते हैं जीव जंतुओं के श्वसन में समस्या उत्पन्न होती है। कई इसके हानिकारक प्रभाव अपन लिख सकते हैं। तो ये था अपना 21वां प्रश्न। इस प्रकार अपन ने इस पेपर को हल करने का प्रयास किया है। पेपर जो है इसी पैटर्न पर आएगा। आप इस पेपर का बार बार अभ्यास करें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुनः मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।